हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द वीडियो। पिछली क्लास के अंदर एक चीज़ रह गई थी ड्यू टू सम टेक्निकल फॉल्ट्स। मैं ये सवाल को क्रिटिकली एवेलुएट द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मार्गरेट मीड टू साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, मैं इस सवाल को जो है वो आपके साथ डिस्कस नहीं कर पाया। ऑल्दो आई बिलीव दैट दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मार्गरेट मीड एक बहुत ही क्लासिकल फिगर है जिनके ऊपर बहुत सारे लोगों ने अपने एसेज लिखे हैं। इवन रिसेंटली किताब जो है वो शंकमैन की छप चुकी है, द थ्रेशिंग ऑफ मार्गरेट मीड। ठीक है, तो ये किताब और बहुत सारे एसेज जो हैं वो मैं अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट देखता हूँ, या फिर अगर मैं द नेचर का भी रिव्यू पढ़ूँ तो द नेचर के अंदर भी जो है वो साल में एक आध बार जो है वो मार्गरेट मीड के ऊपर जो है वो कुछ ना कुछ छपना होता है। एक बहुत क्लासिकल डिबेट है हमारे पास। ये क्लासिकल डिबेट ज़्यादातर मैं एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज़ के अंदर डिस्कस नहीं करता हूँ, बट दिस क्लासिकल डिबेट जो है वो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर डिस्कस की जाती है, जिसको हम कहते हैं नर्चर एंड नेचर डिबेट। नर्चर एंड नेचर डिबेट। तो इस डिबेट के अंदर हम ये देखते हैं कि आपके पास इंसान का जो चरित्र बनता है, इंसान का जो करेक्टर बनता है, वो किन चीज़ों के ऊपर बनता है। क्या आपके जीन्स जो हैं वो इंसान का चरित्र बनाते हैं, क्या वो इंसान का करेक्टर आपके जीन्स बनाते हैं, या फिर इंसान का जो चरित्र है, इंसान का जो करेक्टर है, वो जो है वो आपका नेचर जो है वो बनाती है। ठीक है, तो नर्चर एंड नेचर डिबेट जो है वो आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट साबित होती है। तो आपके पास जो मार्गरेट मीड है, मार्गरेट मीड कौन है? मार्गरेट मीड इज़ अ कल्चरल डिटर्मिनिस्ट। मार्गरेट मीड को कल्चरल डिटर्मिनिस्ट कहा गया है। कल्चरल डिटर्मिनिस्ट का मतलब क्या है कि वो कहती हैं कि आपके पास जो है वो बायोलॉजी, फॉर एग्जांपल जेंडर डिफरेंसेस जब हमने किए थे तो जेंडर डिफरेंसेस के अंदर हमने यही देखा था कि मार्गरेट मीड कह रही हैं कि बायोलॉजी जो है वो पीछे रह जाती है, कल्चर जो है वो आपके पास अडोलसेंट पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करती है। तो जो कल्चर है वो जो है वो पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करेगी। जो बायोलॉजी है उसको मार्गरेट मीड ने बिल्कुल पीछे रखा है, तो उनको जो है वो कल्चरल डिटर्मिनेंट कहा जाता है। ठीक है, तो आपके पास क्रिटिकली एवेल्युएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मार्गरेट मीड। इसके अंदर मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी कि इसके अंदर जो है वो मार्गरेट मीड को कैसे लिखना है। तो सबसे पहले यू विल राइट द इंट्रोडक्शन के अंदर जो है वो मार्गरेट मीड और उसके कामों के बारे में लिखना है कि मार्गरेट मीड ने जो है वो क्या काम किए हैं। फिर उसके बाद जो है वो एक क्रक्स लिखना है। इंट्रोडक्शन के दूसरी लाइन के अंदर जो है वो आपको क्रक्स लिखना है कि मार्गरेट मीड जो है वो किस तरह से अपने कामों को जो है वो समझाती हैं। अपने कामों को जो है वो मार्गरेट मीड जो है वो किस तरह से समझाती हैं। तो मार्गरेट मीड का क्या क्या मानना है, कल्चर जो है वो पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो आप उनके अलग अलग एज एंड हार्मोन्स एक्सेट्रा जो उनके जेंडर पर्सनैलिटी के ऊपर काम है, उनकी जो केस स्टडीज़ हैं उनको आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, हर एक केस स्टडी के अंदर मैंने पिछली स्लाइड्स के अंदर जो है वो कंक्लूजन लिखा है कि हर एक केस स्टडी का क्या कंक्लूजन है। फॉर एग्जांपल अडोलसेंट पर्सनैलिटी इन समोआ। ठीक है, समोआ के अंदर अडोलसेंट पर्सनैलिटी क्या थी, तो इसकी ये केस स्टडी आ गई। केस स्टडी के बाद जो है वो यहाँ पे जो है वो उसका क्रक्स लिखा हुआ है। तो हर एक केस स्टडी के बाद आपको ये जो क्रक्स है ये आपके पास लिखना है। फिर उसके बाद ग्रोइंग अप इन न्यू गिनी, तो दिस इज़ द केस स्टडी, ये आपके पास केस स्टडी है। फिर उसके बाद ये जो है वो आपके पास जो है वो क्रक्स निकल के सामने आ गया। फिर उसके बाद जो है सेक्स एंड टेम्परामेंट के अंदर जो है ये आपके पास जो है वो केस स्टडी है, दिस इज़ द केस स्टडी। फिर उसके बाद जो है वो आपको जो ये जो है दिस इज़ द क्रक्स। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपको तीनों की तीनों केस स्टडीज़ लिखनी है और उनके जो क्रक्स है वो लिखते हुए जो है वो आगे बढ़ना है। फिर अगली बात आती है मेन जो है वो आपके पास पार्ट ऑफ क्वेश्चन, क्रिटिकल एवेल्युएशन करना है आपने मार्गरेट मीड का। मार्गरेट मीड का जब आप क्रिटिकल एवेल्युएशन करते हो तो क्रिटिकल एवेल्युएशन के अंदर इन लोगों को लिखना जो है वो ज़रूरी है। मैंने एक ऑलरेडी जो है वो आपके पास लिस्ट बना रखी है। तो क्रिटिकल एवेल्युएशन जो है वो ISI से शुरू होता है। ISI वो नहीं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, नहीं, ISI का मतलब इंटर कॉलेजिएट स्टडी इंस्टीट्यूट।
तो ये आपके पास एक थिंक टैंक की तरह जो है वो काम करता है, इंटर कॉलेजिएट स्टडी इंस्टीट्यूट, और ये किताबों को रिव्यू करता है। तो जब इन्होंने मार्गरेट मीड की किताब जो सबसे पहली आई थी समोन्स के ऊपर, जब किताब आई थी कमिंग ऑफ एज इन समोआ, तो जब आपके पास वो किताब आती है तो वो ये कहते हैं दैट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट वर्स्ट बुक ऑफ द सेंचुरी। ठीक है, तो ये जो है वो पिछले 100 साल की उसको जो है किताब देते हैं कि ये सबसे जो है वो वर्स्ट किताब है पिछले 100 साल की। और ख़ासियत ये है कि हिटलर की जो किताब है मी काम्फ को जो है वो बढ़िया बताया गया है कमिंग ऑफ एज इन समोआ के अंदर, क्योंकि इनका मानना है कि मार्गरेट मीड ने बिल्कुल ही जो है वो नेचर को डिस्क्रेडिट कर दिया है, नेचर को पूरी तरह से डिस्क्रेडिट कर दिया है। ठीक है, फिर आपके पास जो है वो स्टीवन पिंकर जो हैं, ही इज़ अ साइकोलॉजिस्ट, वो साइकोलॉजिस्ट हैं और एक आपके पास एवोल्यूशनरी थिंकर हैं। तो आपके पास वो कहते हैं कि वी आर नॉट द क्लियर स्टेट, वो कहते हैं कि साइकोलॉजिकल स्टडीज़ जो हैं, जो आपके पास वो ये साबित किया है उन्होंने कि हम जो है वो क्लियर स्लेट की तरह जो है वो नहीं होते। जो बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर ऑलरेडी देयर आर समथिंग, सब कॉन्शियस के अंदर जो है वो ऑलरेडी उसके जो है वो कुछ थॉट्स होती हैं, कुछ आपके पास मेंटल प्रोसेसेस होती हैं। बच्चा जो है वो बिल्कुल क्लियर स्टेट की तरह जो है वो नहीं बनता, नहीं पैदा होता। ठीक है, तो मार्गरेट मीड क्या कह रही थी कि जो कल्चर है वही डिटरमाइन करती है सब कुछ। तो आपके पास जो पिनकर हैं वो इसी चीज़ को जो है वो कहते हैं कि मार्गरेट मीड ने बिल्कुल ही डिस्क्रेडिट कर दिया नेचर को, तो उन्होंने बिल्कुल डिस्क्रेडिट कर दिया कि नेचर तो कुछ करती नहीं है, जो करना है वो कल्चर नर्चर ही जो है वो करेगी सब कुछ। फिर उसके बाद स्टीवन पिंकर ने और बहुत सारे आपके पास जो है, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क टाइम वालों ने मार्गरेट मीड के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है कि आपके पास, क्योंकि उनके टीचर जो थे वो फ्रांज बोआ थे, तो फ्रांज बोआ ही वाज डेड अगेंस्ट हिटलर, वो हिटलर के बिल्कुल अगेंस्ट थे। हिटलर की जो आइडियोलॉजी है कि आपके पास देयर इज़ सर्टन थिंग कॉल्ड आर्यन रेस, हिटलर की क्या आइडियोलॉजी है कि आपके पास एक वाइट रेस होती है, आर्यन रेस होती है। तो आर्यन रेस के अंदर जो है वो ऑलरेडी कुछ आपके पास ऐसे जीन्स हैं जो कि उनको ग्रेट बनाते हैं और बाकियों को जो है वो नीचे रखते हैं आर्यंस को। तो फ्रांज बोआ की बहुत लंबी चौड़ी स्टडी है, बहुत लंबी चौड़ी स्टडी है रेसिज्म के ऊपर, जिसमें फ्रांज बोआ ने जो है वो साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ किया, साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करके ये बताया कि जो आपके पास रेस बनती है, द रेस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, रेस जो है वो इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट है, रेस का इंटेलिजेंस के साथ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आपके पास बिल्कुल जो है ही वॉज ड्रेड अगेंस्ट हिटलर। तो उन्होंने जो है वो अपनी रेसिज्म की स्टडी के अंदर, ठीक है, रेसिज्म की स्टडी के अंदर जो है वो फ्रांज बोआ ने बिल्कुल रेस को नकारा हुआ है, यानी कि जो नेचर का कंसेप्ट है उसको बिल्कुल नकार दिया है। तो आपके पास जो है वो अब फ्रांज बोआ ने किसको पढ़ाया है, मार्गरेट मीड को पढ़ाया है। तो न्यूयॉर्क टाइम वाले कहते हैं कि मार्गरेट मीड ने बिना कंसिडरेशन के जो है वो नेचर को जो है वो अपनी स्टडी के अंदर जो है नकार दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद जो मेजर एक क्रिटिसिज्म आता है जो कि न्यूयॉर्क टाइम ने बहुत उठाया, वो है डेरेक फ्रीमैन का। डेरेक फ्रीमैन ने अब जो समोन्स के अंदर जो है वो स्टडीज़ को रीस्टडी किया था और उन्होंने एक किताब लिखी थी मार्गरेट मीड एंड समोन्स। उसके अंदर डेरेक फ्रीमैन ने कहा कि मार्गरेट मीड ने एक होक्स क्रिएट किया है। होक्स कैसे क्रिएट किया है? डेरेक फ्रीमैन कहते हैं कि मैं वहाँ पे समोन्स के अंदर जाके आया हूँ। डेरेक फ्रीमैन जो थे वो न्यूजीलैंडर थे, न्यूजीलैंड के थे वो कहते हैं कि मैं तो जो है वो समोन्स के पास जाके आया हूँ और जहाँ पे जिन वीमेन को वो कह रही हैं दैट शी हैज़ इंटरव्यूड दोज वीमेन, उन वीमेन को जो है वो उन्होंने इंटरव्यू किया है, मैं उनसे उनके साथ बात करके आया हूँ और वो कहते हैं कि हम मार्गरेट मीड को जानती ही नहीं है। ठीक है, तो वो कहते हैं दैट मार्गरेट मीड हैज़ क्रिएटेड अ होक्स, उन्होंने एक होक्स क्रिएट किया है।
ठीक है, ऐसा जो है वो कभी वहाँ पे समोन्स डिनाई कर रहे हैं कि ऐसा कुछ जो है वो हुआ ही नहीं है। फिर उसके बाद एक और जो है वो मार्गरेट मीड के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। वो कहते हैं कि वहाँ पे टीन एज, जो आपके पास टीनेजर्स हैं उनके अंदर, जो खास करके जो मेल टीनेजर्स हैं, मेल टीनेजर्स के अंदर जो है वो वायलेंस बहुत ज़्यादा है। और ये जो वायलेंस है इट इज़ ड्यू टू सेक्सुअल जेलसी। ये जो है वो सेक्सुअल जेलसी की वजह से जो है वो आपके पास जो है वो वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं जो मेल्स हैं। ठीक है, तो वो मार्गरेट मीड ने इस चीज़ को बिल्कुल नकारा हुआ है कि ये सेक्सुअल जेलसी वगैरह उनके अंदर नहीं है। सेक्सुअल जेलसी जो तो है आपके पास अमेरिकन के अंदर है, क्योंकि अमेरिकन का जो कल्चर है वो ऐसा हो रखा है। ठीक है, इस चीज़ को बिल्कुल जो है वो आपके पास जो डेरेक फ्रीमैन है वो नकार देते हैं कि ऐसी तो बात ही नहीं है कोई, मार्गरेट मीड तो एक होक्स क्रिएट कर रही है। इस चीज़ को न्यूयॉर्क टाइम जो है वो पूरा उछालता है। फिर आपके पास कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, जैसे आपके पास मार्टिन ओरॉन है, पेपर 2 के अंदर भी जो है वो इनकी स्टडीज़ हैं, का बहुत उम्दा एंथ्रोपोलॉजिस्ट है मार्टिन ओरॉन। मार्टिन ओरॉन ने जो है वो डेरेक फ्रीमैन को क्रिटिसाइज़ किया है। मार्टिन ओरॉन कहते हैं कि डेरेक फ्रीमैन ने वही चीज़ें देखी जो वो देखना चाहते थे, यानी कि जानबूझ के उन समोन वीमेन को नहीं लिया गया जो आपके पास मार्गरेट मीड ने जिनको इंटरव्यू किया था। जानबूझ के इन्होंने जो है वो उस एज ग्रुप की वीमेन को जो है वो इंटरव्यू किया है जो उस वक्त जो है वो मार्गरेट मीड ने कहा था कि मैंने उनको जो है वो इंटरव्यू नहीं किया है। ठीक है, तो आपके पास मार्गरेट मीड ने जो टीन एज वीमेन है उनको जो है वो इंटरव्यू किया था। तो आपके पास जो आप यहाँ पे जो डेरेक फ्रीमैन है, डेरेक फ्रीमैन ने किनको इंटरव्यू किया? डेरेक फ्रीमैन ने जो है वो इंटरव्यू किया 40 से ज़्यादा की जो औरतें हैं, 40 से ज़्यादा जो एज ग्रुप वाली औरतें हैं उनको जाके उन्होंने इंटरव्यू किया। तो मार्टिन ओरॉन ने कहा कि आपके पास जो डेरेक फ्रीमैन है उन्होंने जो है वो एक पॉलिटिकली जो है वो आपके पास जो थे पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस थे, और जानबूझ के डिस्क्रेडिट करने के लिए जो है वो मार्गरेट मीड को डिस्क्रेडिट करने के लिए इन्होंने ये हरकत की है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो मेल्विन कॉर्नर आते हैं। मेल्विन कॉर्नर जो है वो आपके पास उन्होंने बहुत प्रेज़ किया है, मार्गरेट मीड को बहुत प्रेज़ किया है। इवन ही हैज सेड दैट मार्गरेट मीड शुड गेट अ नोबेल प्राइज़, मार्गरेट मीड को नोबेल प्राइज़ दो। क्योंकि पहले क्या बात हो रही थी, मार्गरेट मीड की जो स्टडी है वो रेसिज्म को पूरी तरह से नकार देती है। वो कहती है कि चाहे आप नीग्रोइड हो, चाहे आप वाइट हो, कुछ हो आप, चाहे आप जो है वो मंगलोइड हो, चाहे आप किसी भी रेस के हो, जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा बिल्कुल क्लीन स्लेट जैसा पैदा होता है। उसको आप जैसा नर्चर करोगे वो बच्चा वैसा बन जाएगा। ये नर्चर के ऊपर है सारी खेल। मार्गरेट मीड ने ये बात बताई। तो इस चीज़ से जो है वो खुश होके कॉर्नर कहते हैं कि मार्गरेट मीड का इतना अच्छा काम है, इतना बढ़िया काम है कि मार्गरेट मीड को जो है वो एक नोबेल प्राइज़ जो है वो मिलना चाहिए। फिर उसके बाद जो है पॉल संकमैन लिखते हैं द थ्रैशिंग ऑफ मार्गरेट मीड। तो वो पूरे इस वाक्य को, जो मैंने आपको जो है वो जो चीज़ें पूरी रामकथा सुनाई है, पूरे इस वाक्य को जो है वो अपना डॉक्यूमेंट करते हैं और बताते हैं कि कैसे अलग अलग लोगों ने, जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग थे, तो कैसे जो है वो उन्होंने मार्गरेट मीड को जो है वो थ्रैश करने की कोशिश किया। पॉल शंकमैन जो हैं वो समोन स्टडी के स्पेशलिस्ट भी हैं। समोन स्टडी का मतलब जिन्होंने समोन्स को बहुत बार जो है वो डॉक्यूमेंट किया है जाके, तो उन्होंने देखा कि मार्गरेट मीड की डॉक्यूमेंटेशन सही है। तो मार्गरेट मीड की जो डॉक्यूमेंटेशन सही है, लेकिन लोगों ने जानबूझ के जो है वो उनको थ्रैश करने के लिए, उनको जो है वो डिस्क्रेडिट करने के लिए उनके काम से मार्गरेट मीड को जो है वो ऐसी जो है वो लोगों ने हरकतें की हैं, स्टार्टिंग विद द इंटर कॉलेजिएट स्टडीज़ एंड गोइंग टूवर्ड्स द डेरेक फ्रीमैन। तो डेरेक फ्रीमैन को जो है काफ़ी ज़्यादा उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है। ठीक है, सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
क्योंकि मार्गरेट मीड जैसी जो बड़ी फिगर है वो कहीं ना कहीं जो है वो आपको ज़रूर मिलती है। मार्गरेट मीड के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, और ये भी हो सकता है जब क्रिटिकल एवेल्यूएशन आ जाता है मार्गरेट मीड के काम का, खास करके कमिंग अप ऑफ एज इन समवन के ऊपर जब क्रिटिकल एवेल्यूएशन आ जाता है, तो इन लोगों को लिखना जो है वो ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, बिकॉज मार्गरेट मीड जो है वो बहुत बड़ी कल्चरल फिगर है। ठीक है, रेसिज्म का आपके पास जो है वो मुद्दा न्यूज़ के अंदर है, तो आपके पास मार्गरेट मीड का रेसिज्म में कंट्रीब्यूशन पूछ लिया जाता है, उसका क्रिटिकल एवेल्यूएशन पूछ लिया जाता है। तो अगेन यू हैव टू राइट ऑल दीज थिंग्स, तो इन लोगों को फिर से जो है वो आपको लिखना होता है। ठीक है, आप इन चीज़ों को लिख के, इन लोगों को लिख के जो है वो आप एक जो है वो इनका क्रिटिकल एवेल्यूएशन जो है वो आप बना सकते हैं। ठीक है, ओके, गेटिंग द पॉइंट। और जब भी आपसे रेसिज्म का क्वेश्चन पूछा जाता है बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में, अक्सर जो है हम लोग भूल जाते हैं मार्गरेट मीड को, लेकिन आपको नहीं भूलना है। जब आपके पास बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर मार्गरेट मीड को रेसिज्म जो है वो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर जो है वो डिस्कस किया जाएगा, तो रेसिज्म के अंदर जो है वो हम मार्गरेट मीड को जो है वो ज़रूर रखेंगे। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू द क्रिटिकल एवेल्यूएशन। ये जो है वो आपके पास क्रिटिकल एवेल्यूएशन होता है। मैंने पहले भी क्लासेस के अंदर ये बात बताई है कि क्रिटिकल एवेल्यूएशन का मतलब जो है वो ये नहीं है कि आपने जो है वो एक चीज़ को सिर्फ उसका 2-3 क्रिटिसिज्म लिख के छोड़ दिया। क्रिटिकल एवेल्यूएशन का मतलब है कि ये आपके पास सब्जेक्ट है, पहले सब्जेक्ट को आप एक्सप्लेन करो, उस चीज़ को एवेल्युएट करो, एक्सप्लेन करो उस चीज़ को कि यहाँ पे मार्गरेट मीड ने काम करे और ये जो है वो क्रक्स निकाले हैं। जब आपने उस चीज़ को लिख दिया, फिर उसके बाद अलग अलग ऑथर्स ने, अलग अलग लोगों ने उसके बारे में अपना पक्ष विपक्ष क्या रखा है, उस चीज़ को हम कहते हैं क्रिटिकल एवेल्युएशन करना। तो जब ये क्वेश्चन आता है क्रिटिकल एवेल्युएशन ऑफ मार्गरेट मीड या फिर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्गरेट मीड टू द साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, तो आपको जो है वो ये सारी चीज़ें जो लिखनी है। ये क्वेश्चन बदला भी जा सकता है, रेसिज्म में भी पूछा जा सकता है, तो रेसिज्म में भी जो है वो यही चीज़ें जो है वो आप लिखोगे, खाली जो है वो आपके पास थोड़ा सा सब्जेक्ट मैटर जो है डिफरेंट। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। ठीक है, होप यू लाइक दिस वीडियो। ये क्वेश्चन जो है वो पिछली वीडियो के साथ हमने करना था, बट ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज ये क्वेश्चन जो है वो डिस्कस नहीं हो पाया। ठीक है, सो आई हैव क्रिएटेड अनदर वीडियो, मैंने अलग से जो है वो एक वीडियो क्रिएट कर दी है, सो दैट दिस इज़ प्रॉपरली डिस्कस्ड। चलिए, थैंक यू वेरी मच, होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।